कैसे हैं आप सभी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये नया अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब बढ़ते हैं मूवी के अंदर। यह मूवी की हीरोइन जेनी ये अपनी फ्रेंड की पार्टी में आई हुई है। उसका एक्स भी पार्टी में आया है, इसलिए पहले तो जेनी आने से इनकार कर देती है, लेकिन अचानक यहाँ तशरीफ ले ही आई। यह है जेनी का एक्स, नाम है ब्रायन। जेनी की फ्रेंड उसे अपने हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर से मिलवाती है जिसका नाम है कॉलिन। वो कहती है कि जेनी की नौकरी चली गई है और ये बहुत ही डिप्रेस्ड रहती है। जैसे आपने मेरा स्ट्रेस कम होने में मदद की, वैसे इसे भी 2 थेरेपी सेशन दे दीजिए ताकि ये पहले की तरह खुश रहे। जेनी भी अपनी सारी बातें कॉलिन को बता देती है, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने एक्स बॉयफ्रेंड ब्रायन पर अटका हुआ है और वो ब्रायन के पास जाकर बैठती भी है। ब्रायन तो तिल के तेल का बना डिश खाने जाता है तो वो झट से उसको रोक देती है कि इस आइटम से तुम्हें एलर्जी हो जाती है। शुक्र है जेनी ने रोक दिया, वरना ब्रायन की तबीयत तो बहुत खराब हो जाती। पर वो अपने साथ इंजेक्शन लेकर घूमता है कि अगर गलती से एलर्जी हो गई तो तुरंत इंजेक्शन लगा लूंगा। फिर कॉलिन जेनी को अपना कार्ड देकर कहता है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो मेरे क्लिनिक में आ जाना। फिर ब्रायन और जेनी बात करने लगते हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उस दौरान जेनी प्रेग्नेंट भी हो गई थी। 4 महीने के बाद जेनी का एबॉर्शन हो गया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। इस वजह से ये दोनों भी एक दूसरे से दूर हो गए। अब ब्रायन उसे घर ड्रॉप करना चाहता है। पहले तो जेनी मना कर देती है पर फिर मान ही जाती है। अगले सीन में जेनी अपने बिस्तर पर होती है और ब्रायन उसके लिए नोट छोड़ गया था कि फिर मिलेंगे। अगले दिन जेनी की फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हारे और ब्रायन के बीच फिर से रिलेशनशिप शुरू हो गई क्या। जेनी कहती है सिर्फ 1 नाइट स्टैंड हुआ था और कुछ नहीं। फिर जेनी कॉलिन के क्लिनिक में जाती है। वहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं होता तो जेनी वेटिंग एरिया में बैठ जाती है। तभी एक अजीब दिखने वाली औरत आती है और कहती है अच्छे डॉक्टर हैं, जाकर मिल लो। फिर जेनी कॉलिन से मिलती है। जेनी उसे अपनी पर्सनल लाइफ की सभी बातें बताती है। वो कहता है कि एबॉर्शन के सदमे से आप डिप्रेशन में हैं। आपको डीप हिप्नोटिक थेरेपी की जरूरत है जिसमें हम आपके अंतर्मन में भरे पड़े उस दर्द को कम करने की कोशिश करेंगे। इससे आप अपने एबॉर्शन के सदमे को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ पाएंगी, या फिर हम एबॉर्शन से रिलेटेड हर मेमोरी को ही मिटा देंगे ताकि आपका दुख एकदम गायब ही हो जाए। अब इस पर जेनी कहती है कि पूरी तरह मिटाने की बजाय मेरा दर्द जरा कम कीजिए। कॉलिन जेनी को लटाकर हिप्नोटाइज करने लगता है और कहता है कि अब तुम एक खूबसूरत जंगल के अंदर हो। जेनी के अंतर्मन में ऐसा लगता है जैसे वो सच में एक खूबसूरत जगह पर है। इस तरह कई खूबसूरत नजारों के बीच खुद को पाकर जेनी का सदमा जरा कम हो जाता है। जब वो उठती है तो उसे लगता है कि वो सिर्फ 2-3 मिनट नींद में थी, लेकिन 2 घंटे बीत चुके थे। कॉलिन बताता है कि हिप्नोसिस में ऐसा ही होता है। फिर जेनी मूव ऑन करने लगती है। उसको एक नौकरी भी मिल जाती है। 3 महीने के बाद दिखाते हैं कि अब जेनी की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। जेनी हफ्ते में एक बार कॉलिन के पास हिप्नोटिक सेशन के लिए आती जाती है। अब वो अपने फ्रेंड को भी बताती है कि मुझे उनके सेशन से बहुत फायदा हो रहा है, लगता है मेरी जिंदगी बदल गई, अब मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। दरअसल जेनी की फ्रेंड को स्पाइडर से बहुत ही डर लगता है और इस डर को कम करने के लिए वो कॉलिन के पास जाती है। लेकिन कॉलिन हर किसी की हिप्नोटाइज नहीं करता, बल्कि उन्हें काउंसलिंग से ठीक करने की कोशिश करता है। सिर्फ कुछ ही लोगों को वो हिप्नोसिस करता है। हर हफ्ते सेशंस करते करते जेनी को ऐसा फील होने लगता है जैसा कॉलिन हर वक्त उसके साथ है, लेकिन फिर वो रियलाइज करती है ये सिर्फ उसका भ्रम है। कुछ दिन के बाद जेनी शॉपिंग करते हुए कॉलिन से मिलती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बातें करने लगते हैं। कॉलिन पूछता है क्या तुम अभी भी अपने एक्स से मिलती हो? तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो? जेनी कहती है कि उस दिन पार्टी के बाद हमारे बीच बात हुई थी, लेकिन मैं अचानक ऐसे कहकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। कॉलिन कहता है कि उसे डिनर पे बुलाओ और एक हैप्पी मोमेंट में उसको बता दो कि तुम अब उससे प्यार नहीं करती, वरना वो बेचारा उम्मीद लगाए बैठा होगा कि तुम फिर उसके साथ रहोगी। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। फिर जेनी ब्रायन को कॉल करके डिनर पे बुला देती है और वो तुरंत मान जाता है। बेचारा इसी का तो इंतजार कर रहा था। फिर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉल अटेंड करते ही जेनी एकदम से फ्रीज हो जाती है। अगले सीन में वो अपने घर के डाइनिंग टेबल पर फ्रीज होकर बैठी होती है। तभी धड़ करके आवाज आती है। उसे सुनकर ही जेनी को होश आता है। टेबल पर 2 प्लेट्स होती हैं, एक चेयर नीचे गिरी पड़ी होती है। जेनी को लगता है शायद मैंने 2 लोगों का खाना बनाया था, मेरे साथ कोई और भी बैठकर खा रहा था, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। बाथरूम से आवाज सुनकर वो जाकर देखती है तो घबरा जाती है। ब्रायन उल्टी करके पड़ा होता है और बहुत तड़प रहा होता है। जेनी तुरंत घबराकर एम्बुलेंस को कॉल करती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। दरअसल जेनी ने उसे तिल के तेल से खाना बनाकर दिया था और बेचारे को इतनी ज्यादा एलर्जी हो गई कि वो कोमा में चला गया। जेनी बहुत गिल्टी फील करती है कि ये गलती उससे कैसे हो गई। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तिल का तेल ब्रायन को दे दिया। मैं इतनी केयरलेस कभी नहीं हो सकती। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं डिनर के लिए कुछ चीजें खरीदने सुपरमार्केट गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। ये भी याद नहीं कि मैं घर कैसे आई, मैंने कब खाना बनाया, कब ब्रायन आया, कब हम दोनों ने खाना खाया, वो बेहोश कैसे हुआ, कुछ भी याद नहीं है मुझे। लगता है मैं पागल हो रही हूँ। अब इसका इलाज करवाने के लिए वो कॉलिन के पास ही जाती है।
वो कई सेशंस देता है। घर आकर जेनी कचड़े में सुपरमार्केट का बिल देखती है तो उसमें तिल का तेल होता है। मतलब जेनी ने तिल का तेल खरीदा था। अब वो दिमाग पर बहुत जोर देकर सोचती है तो उसे याद आता है कि उसने तिल का तेल खरीदा, फिर उसी से सारा खाना पकाया और ब्रायन को खिलाया। ब्रायन एलर्जी की वजह से बहुत उल्टी करने लगा था। फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठी रही। ये सब कुछ जानकर जेनी बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब कुछ। उसकी समझ में नहीं आता कि ये जानते हुए भी कि ब्रायन को तिल का तेल पसंद नहीं है, उससे उसको एलर्जी है, मैं उसके लिए ये कैसे खरीद सकती हूँ। और जब वो तड़प रहा था तो मैं चुप कैसे बैठी रही, और इन घटनाओं की यादें मेरी मेमोरी में क्यों नहीं है, वो मिट कैसे जाती हैं। अब जेनी को कॉलिन पर शक होने लगता है कि कहीं वो मुझे हिप्नोटाइज करके ये सब कुछ तो नहीं करवा रहा। वो कॉलिन का नाम सर्च करती है तो उसमें एंड्रिया नाम की एक लड़की का केस सामने आता है। ये वही लड़की है जो मूवी की शुरुआत में लिफ्ट के अंदर दब कर मर गई थी। दरअसल एंड्रिया का बच्चा मर गया था जिसकी वजह से वो गहरे डिप्रेशन में थी, इसलिए उसने कॉलिन से कुछ हिप्नोटिक सेशंस लिए थे जिसकी वजह से वो थोड़ा रिलैक्स होने लगी थी। लेकिन उसके बाद उसे बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स होने लगे। एकाएक उसकी याददाश्त चली गई। उसे कॉलिन पर शक था और उसने पुलिस में भी कंप्लेंट की थी कि कॉलिन मेरी मेमोरी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो परछाई की तरह मेरा पीछा करके मुझे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। इस केस में कोर्ट ने भी रिफ्रेनिंग ऑर्डर जारी किया था कि कॉलिन कभी एंड्रिया के पास नहीं भटकेगा। अब ये सब कुछ पता लगाने के बाद जेनी तो बिल्कुल हिल जाती है कि कहीं मेरे साथ भी वो ये सब कुछ तो नहीं कर रहा। वो उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाती है जिसने एंड्रिया के केस को इन्वेस्टिगेट किया था। फिर जेनी कॉलिन के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को बताती है तो ऑफिसर बताता है कि एंड्रिया ने भी यही सब कुछ अपनी कंप्लेंट में लिखा था। जेनी पूछती है तो क्या कॉलिन ने एंड्रिया का कत्ल किया? ऑफिसर कहता है नहीं, हमारे पास एंड्रिया की डेथ का सीसीटीवी फुटेज भी है और कॉलिन ने उसको नहीं मारा। ये कहकर वो सीसीटीवी फुटेज प्ले करता है तो पता चलता है कि असल में लिफ्ट के अंदर हुआ क्या था। मूवी की शुरुआत में यही सीन दिखाया गया था, लेकिन एंड्रिया के नजरिए से असल में वो लिफ्ट में अकेली थी और जैसा वो इमेजिन कर रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लिफ्ट सिकुड़ नहीं रही थी बल्कि असल में वो हार्ट अटैक होने से मरी। अब पुलिस ऑफिसर कहता है कि इसमें हम उस डॉक्टर कॉलिन को कैसे पकड़ सकते हैं, ये तो नेचुरल डेथ है, लेकिन आप उस डॉक्टर से सावधान रहिए। ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जरूरत पड़ी तो बिल्कुल फोन कर दीजिएगा। स्टेशन से बाहर आकर जेनी की फ्रेंड बताती है कि कल कॉलिन ने मुझे कॉल किया कि एक हिप्नोटिक सेशन ले लीजिए, आप बेहतर फील करेंगी। अब तक मैंने ये सेशन कभी नहीं लिया था, लेकिन मुझे लगा कॉलिन मेरा वेल विशर है तो मैं चली गई। पता नहीं कल हिप्नोटिक सेशन में उसने मेरे साथ क्या किया। जेनी उसे हिम्मत देती है कि कुछ नहीं होगा। अब जेनी जानना चाहती है कि हिप्नोटिक सेशन में कॉलिन करता क्या है। वो अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके कॉलिन के क्लिनिक में जाती है। सेशन के दौरान कॉलिन उसे अपने अंतर्मन के अंदर जाने को कहता है, फिर पूछता है कि सच बताओ तुम यहाँ क्यों आई। हिप्नोसिस की वजह से जेनी को अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं होता तो वो सच बोल देती है कि मैं तुम्हारा सच जानने के लिए इस सेशन को रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो कहता है कि मैं जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि मेरी कंप्लेंट करने तुम और तुम्हारी फ्रेंड पुलिस स्टेशन गई थी। फिर जेनी आंख खोलती है और सेशन के बाद वो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसमें सिर्फ सेशन के पहले की बात रिकॉर्ड होती है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर कॉलिन के केस फाइल्स को फिर देखता है। वो कॉलिन के उन पेशेंट्स की रिकॉर्ड निकालता है जिनकी मौतें हो गई थी। उससे 3 औरतों की डिटेल्स मिलती है जिनका चेहरा एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है। मतलब कॉलिन सभी पेशेंट्स को टारगेट नहीं करता बल्कि सिर्फ उन्हें टारगेट करता है जिनका चेहरा लगभग एक जैसा हो। फिर उन्हें हिप्नोटिक सेशन के लिए बुलाकर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर रहा है। यहाँ जेनी अपनी फ्रेंड को सतर्क रहने के लिए कहती है क्योंकि कॉलिन को पता चल चुका है कि ये दोनों उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। तब जेनी की फ्रेंड को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उसमें कॉलिन की आवाज आती है कि शायद दुनिया का अंत ऐसे ही होगा। ये सुनते ही उसका माइंड कॉलिन के कंट्रोल में आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे शरीर में चिपका हुआ है। दरअसल इसे स्पाइडर से बहुत डर लगता है और हिप्नोसिस की वजह से उसे लगता है कि उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा स्पाइडर उसके ऊपर अटैक कर रहा है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि प्लीज इसे हटाओ प्लीज, पर उसे तो कुछ भी नजर नहीं आता। अब वो घबराकर ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर दबा देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पति पत्नी दोनों स्पॉट पर ही मारे जाते हैं। खबर जानकर जेनी वहां जाती है तो चीख चीख कर रोने लगती है। वहां इंस्पेक्टर कॉलिन से मिलता है और वार्न करता है कि तुम औरतों के दिमाग के साथ जो भी गेम खेल रहे हो उसे तुरंत बंद कर दो। जो तुम्हारी दूसरी पेशेंट्स के साथ हुआ है वो मैं अब जेनी के साथ नहीं होने दूंगा। फिर इंस्पेक्टर जेनी के घर जाकर उसे दिलासा देता है और कहता है कि तुम सेफ रहना और दरवाजा बंद कर लो। ये कहकर वो जेनी को कॉलिन की पुरानी पेशेंट्स की फाइल देकर चला जाता है, लेकिन टेंशन में जेनी दरवाजा लॉक करना भूल जाती है। फिर वो उस फाइल को देखने लगती है तो कॉलिन दरवाजे पर होता है। जेनी दरवाजा बंद करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो जोर से चिल्लाता है कि रुक जाओ। उसकी आवाज को सुनते ही जेनी एकदम फ्रीज हो जाती है। कॉलिन कहता है कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही ब्रायन को और तुम्हारी फ्रेंड को मरवाया है। तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हें क्या चाहिए, पर मैं जानता हूँ।
तुम मुझे ही अपना सब कुछ समझा करो डार्लिंग। इस तरह वो डार्लिंग शब्द कई बार इस्तेमाल करता है और बहुत ही रोमांटिक बातें करता है। जब मेरे लिए तुम्हारा डर कम होगा तो तुम खुद मेरे पास चली आओगी। तब तक के लिए रिलैक्स। रिलैक्स शब्द सुनने के बाद जैनी अपने होश में आ जाती है और भागकर दरवाजा लॉक कर देती है। फिर वो इंस्पेक्टर को कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाता। अचानक एक औरत आकर इंस्पेक्टर पर चाकू से लगातार वार करती है। ये कॉलिन की पेशेंट है और शायद कॉलिन ने ही इसे हिप्नोटाइज करके इंस्पेक्टर को खत्म करने के लिए भेजा है। कई बार चाकू लगने के बाद इंस्पेक्टर उस औरत को जोर से मारकर गिरा देता है और फिर एम्बुलेंस को कॉल करता है। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में होता है और जेनी उसको देखने आई होती है। वो बताती है कि मैंने तुम्हें वार्न करने के लिए कॉल किया था पर तुमने फोन नहीं उठाया। दोनों जानते हैं कि कॉलिन ही ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक भी केस में वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्टली क्राइम स्पॉट पर था ही नहीं, बल्कि इनोसेंट पेशेंट के दिमाग के साथ खेलकर अपना काम करवा रहा है। दूसरी ओर जेनी का एक्स ब्रायन भी कोमा में है। अब इंस्पेक्टर जेनी को एक साइकेट्रिस्ट के पास भेजता है जो पुलिस केस में मदद करती है। जेनी उसे सब कुछ बताती है। साइकेट्रिस्ट कहती है कि कॉलिन तुम्हारे दिमाग को अपने कंट्रोल में लाने के लिए कोई ना कोई ट्रिगर वर्ड यूज करता होगा। मैं उस ट्रिगर को तोड़ने की कोशिश करूंगी। फिर वो जेनी को हिप्नोटाइज करती है, लेकिन कॉलिन ने जेनी के अंतर्मन में ऐसे इमोशनल ब्लॉक सेट किए हुए थे कि कोई भी साइकेट्रिस्ट उसके माइंड के अंदर जा ही ना पाए। जेनी बहुत तड़पती है और उसी दौरान उसे कॉलिन के बारे में कुछ पुराने दृश्य दिखते हैं। उस दृश्य में कॉलिन जेनी को एक ब्रेसलेट पहना रहा है। कॉलिन जेनी को प्यार से देखता है, जेनी भी उसको बड़े प्यार से देखती है। फिर उसे एक खूबसूरत जंगल दिखता है जिसमें वो और कॉलिन एक खूबसूरत घर में रहते हैं। अंतर्मन की इस दुनिया में जेनी को लगता है कि वो बहुत ही खुश है, लेकिन असल में उसकी बॉडी तड़प रही होती है। फिर साइकेट्रिस्ट उसे उसके अंतर्मन से बाहर लाती है और बताती है कि कॉलिन ने हिप्नोसिस के जरिए तुम्हारे अंतर्मन में ऐसे ब्लॉक सेट किए हैं जिन्हें अगर मैं तोड़ दूं तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। मैं उसके ब्लॉक्स को निकाल तो नहीं सकती पर तुम्हारे माइंड से उसके द्वारा सेट किए गए ट्रिगर को कमजोर बना सकती हूँ। उसका ट्रिगर वर्ड है डार्लिंग, जिसे कहते ही तुम उसके कंट्रोल में चली जाती हो। लेकिन अब डार्लिंग शब्द से वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा और जैसे ही वो डार्लिंग कहेगा तो तुम हिप्नोटाइज होने के बजाय कुछ सेकंड्स के लिए होश में ही रहोगी। बस उस मौके का फायदा उठाकर तुम किसी भी तरह उस जगह से बच जाना। फिर साइकेट्रिस्ट जेनी के अंतर्मन का ट्रिगर कमजोर कर देती है। हिप्नोसिस के दौरान जेनी ने जो दृश्य देखे थे उसमें घर का एड्रेस दिखा था। वो उसे इंटरनेट पे सर्च करती है तो डॉक्टर सुलिवन नाम के एक साइकेट्रिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आती है। दरअसल डॉक्टर सुलिवन एक एक्सपर्ट हिप्नोथेरेपिस्ट था जो आर्मी के लिए काम करता था। युद्ध में दुश्मन के जो सोल्जर्स पकड़े जाते थे उनके अंतर्मन में ये डॉक्टर ऐसे रियलिस्टिक थॉट्स और एक्सपीरियंसेस इम्प्लांट करने में माहिर था जो उन सोल्जर्स के साथ कभी हुआ ही नहीं था। जंगल के बीच डॉक्टर सुलिवन का एक मकान था जो किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बड़ी मुश्किल से इसके बारे में रिसर्च करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे डाली हुई थी। जेनी को कॉलिन ने बताया था कि डॉक्टर सुलिवन ही मेरे गुरु हैं। अब जेनी डॉक्टर सुलिवन से मिलने के लिए निकलती है, लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर सुलिवन के घर का एड्रेस जेनी की मेमोरी में आया कैसे और उसके दिमाग में ऐसे थॉट्स क्यों हैं कि कॉलिन ने उसको ब्रेसलेट पहनाया और उन दोनों के बीच रोमांटिक बातें हुई कैसे। इन सवालों का जवाब डॉक्टर सुलिवन के घर पर ही मिलेगा। जेनी जंगल के बीच उस मकान में जाकर देखती है, लेकिन वहां डॉक्टर सुलिवन के बजाय कॉलिन खड़ा होता है। कॉलिन बताता है कि डॉक्टर सुलिवन मेरे ही पिता थे। ये सुनकर जेनी चौंक जाती है। कॉलिन बताता है कि ये घर मेरे पिता का है, उन्होंने मुझे हिप्नोथेरेपी के बारे में सब कुछ सिखाया था और उसी का इस्तेमाल करके मैं अपना क्लिनिक चलाता हूँ। ये घर उसके पिता का है और उसके मरने के बाद भी कॉलिन ने इसे अपने नाम नहीं किया क्योंकि वो अपना एड्रेस भी रहस्य में रखना चाहता था। लेकिन यहाँ आने से पहले जेनी ने इंस्पेक्टर को वॉइस मेल भेज दिया था कि मैं जंगल के बीच इस एड्रेस पर जा रही हूँ। वॉइस मेल सुनते ही इंस्पेक्टर 2 गन्स लेकर उस एड्रेस के लिए निकलता है और पुलिस फोर्स को भी इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन पुलिस कॉलिन के क्लिनिक में सर्च करने लगती है, हालांकि जेनी और कॉलिन जंगल के घर में है। यहाँ रिवील होता है कि जेनी के अंतर्मन में जो मेमोरीज हैं वो उसकी अपनी मेमोरीज नहीं है बल्कि कॉलिन की पत्नी की मेमोरीज हैं। अब वो खतरनाक सच रिवील होता है। कॉलिन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अचानक उसकी पत्नी मर गई। कॉलिन उसे कभी भुला नहीं पाया और जिंदगी भर उसी के साथ, उसकी मेमोरीज के साथ जीना चाहता था। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वो अपने पेशेंट्स में से उन औरतों को सिलेक्ट करता था जिनका फेस उसकी वाइफ से मिलता जुलता था। फिर उन्हें हिप्नोटिक सेशन देने के बहाने उनके अंतर्मन में अपनी वाइफ के थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसके एक्सपीरियंसेस को इम्प्लांट करता था और कुछ दिन उस पेशेंट को अपनी पत्नी मानकर उसके साथ रहता था। लेकिन जब पेशेंट को अपने बिहेवियर अजीब लगता और कॉलिन पर शक होता तो कॉलिन उन्हें खत्म कर देता।
इस तरह एक के बाद एक करके वो अपने पेशेंट्स के साथ खिलवाड़ करता रहा और इस बार उसकी टारगेट है जेनी। वो अपनी बातों के जरिए जेनी को ये बिलीव करवाना चाहता है कि वो उसकी वाइफ है। इससे पहले कि जेनी पूरी तरह खुद को उसकी वाइफ मानने लगे, इंस्पेक्टर दरवाजे पर आ जाता है। जेनी के थॉट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे यकीन दिलाता है कि तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, तुम कहीं नहीं जा सकती। हालांकि जेनी ने खुद बेड पकड़ के रखा था। जेनी इंस्पेक्टर को आवाज देती है कि मैं ऊपर के कमरे में हूँ, वो तुम्हें मार डालेगा, सतर्क रहो। इंस्पेक्टर पूरे घर को चेक करता है, लेकिन कॉलिन उसे डराने की कोशिश करता है। अब जेनी पूरा जोर लगाकर खुद को कॉलिन के हिप्नोसिस से आजाद कर देती है और तब उसका हाथ भी बेड को छोड़ देता है। जेनी इंस्पेक्टर की मदद करने के लिए नीचे आती है। इंस्पेक्टर कॉलिन को ढूंढ रहा होता है कि अचानक वो पीछे से इंस्पेक्टर को जोर से मारता है और इंस्पेक्टर की गन नीचे आ जाती है। फिर कॉलिन उसे खूब पीटता है। इतने में जेनी वहां पर आ जाती है और गन उठाने वाली होती है, पर कॉलिन कहता है कि तुम सो जाओ। जेनी तुरंत सो जाती है। इसी बीच इंस्पेक्टर कॉलिन का गला पकड़ लेता है। जेनी अभी गहरी नींद में नहीं गई थी और आधी बेहोशी में गन उठाकर एम करती है। कॉलिन ने इंस्पेक्टर को पकड़ा था, लेकिन जेनी इंस्पेक्टर की जान बचाने के लिए शूट कर देती है और बेहोश हो जाती है। वो नहीं जानती कि गोली किसे लगी थी। जब उसे होश आता है तो वो सोफे पर होती है और इंस्पेक्टर उसके पास बैठा होता है। जेनी पूछती है कि कॉलिन को क्या हुआ। इंस्पेक्टर कहता है कि घबराओ मत, तुमने उसे शूट कर दिया, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम चुपचाप सो जाओ डार्लिंग। डार्लिंग। अब डार्लिंग शब्द सुनते ही जेनी के अंतर्मन का वो ट्रिगर काम करने लगता है जो लेडी साइकेट्रिस्ट ने उसके अंतर्मन में इम्प्लांट किया था। इसलिए वो हिप्नोटाइज होने के बजाय कुछ देर होश में ही रहती है। तब वो रियलाइज करती है कि ये असल में इंस्पेक्टर नहीं कॉलिन है, जो फिर एक बार उसे ऐसे विजन्स दिखा रहा है मानो वो कॉलिन नहीं इंस्पेक्टर है। सच रियलाइज करने के बाद जेनी एक भारी चीज से उसको मारती है और उसे लात मारकर भागती है। रास्ते में इंस्पेक्टर मौत से लड़ रहा होता है। जेनी पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तो इंस्पेक्टर कहता है वैसे तुम गोली अच्छी चला लेती हो, ठीक मेरे सीने पे लगा है। इतने में कॉलिन वहां पर आ जाता है। इंस्पेक्टर कहता है कि मेरे घुटने के पास देखो। वो देखती है कि वहां इंस्पेक्टर की गन रखी हुई है। वो जरा भी नहीं सोचती और पलक झपकते ही गन निकालकर डॉक्टर को शूट कर देती है। वो स्पॉट पर ही मारा जाता है। जिसने कई पेशेंट्स की जान ली, अब वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुका है। कुछ महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। जेनी एक अच्छी नौकरी में है और बहुत ही खुश है, लेकिन उसने ब्रायन का साथ नहीं छोड़ा। उसे यकीन है कि वो जल्द ही कोमा से बाहर आ जाएगा। वो इंस्पेक्टर से मिलने जाती है। उसे प्रमोशन मिल गया है और अब उसे उसका अलग केबिन दिया गया है। जेनी उसका शुक्र अदा करती है कि अगर तुम नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती, ये तो मेरा फर्ज है। ये कहकर वो जेनी को एक गिफ्ट देता है। बाहर जाकर जेनी गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक सीडी होती है कि खुद को हिप्नोटाइज करके अच्छी नींद कैसे पाई जा सकती है। मतलब ये कि तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट या हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो करना है खुद ही कर लो।